ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जिस तरह पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। ये किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। कृत्रिम मेधा और शक्ति संतुलन की चुनौती। आजकल एआई की खूब बातें हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूँ मैं। चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में कृत्रिम मेधा केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गई, बल्कि यह उत्पादन, शासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को केंद्रीय शक्ति बनती जा रही है। स्वचालन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण पर आधारित प्रणालियां विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक उत्पादकता की प्रकृति बदल रही हैं। सैन्य क्षेत्र में स्वायत्त प्रणालियां, खुफिया विश्लेषण और निगरानी तकनीक रणनीतिक क्षमता को प्रभावित कर रही है। साइबर सुरक्षा में हमलों की पहचान और रोकथाम के लिए एआई आधारित तंत्र अनिवार्य होते जा रहे हैं। और इन सभी आयामों का मूल तत्व है डेटा और उसे संसाधित करने की क्षमता। कृत्रिम मेधा को अब केवल सॉफ्टवेयर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह ऊर्जा, तेल या फिर सेमीकंडक्टर की तरह एक रणनीतिक संसाधन का रूप ले चुकी है। और जिस इकाई के पास उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना, विशाल डेटा भंडार और उन्नत एल्गोरिदम क्षमता है, वह आर्थिक और सामरिक निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती है। और इस बदलते परिदृश्य में शक्ति का पारंपरिक संतुलन केवल सैन्य या फिर भौगोलिक कारकों से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि तकनीकी क्षमता, तकनीकी दक्षता और डिजिटल अवसंरचना भी उसकी दिशा तय करेगी। और आप देखिए, अब कृत्रिम मेधा का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। विनिर्माण, साजो सामान, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित स्वचालन तथा विश्लेषण से उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टें यह बताती हैं कि डेटा विश्लेषण एवं मशीन लर्निंग से निर्णय प्रक्रिया तेज होती है और संसाधनों का उपयोग अधिक कुशल बनता है। और इससे पूंजी निर्माण की प्रकृति भी बदल रही है। पारंपरिक भौतिक संपत्तियों की तुलना में अब डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग क्षमता नई पूंजी के रूप में उभर रहे हैं। और इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम सेमीकंडक्टर उद्योग और क्लाउड अवसंरचना है। और उन्नत चिप निर्माण, उच्च क्षमता वाले डेटा सेंटर एआई विकास की आधारशिला है। और जिन देशों और कंपनियों के पास अत्याधुनिक चिप डिजाइन और विनिर्माण क्षमता और वैश्विक क्लाउड नेटवर्क है, वे तकनीकी मूल्य श्रृंखला के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े वैश्विक मंचों का केंद्रीयकरण यह दर्शाता है कि डेटा और नेटवर्क प्रभाव से बाजार संरचना सिमट सकती है। जाहिर है कि जिनके पास उन्नत एआई मॉडल, व्यापक डेटा संसाधन और उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना है, वही वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निर्णायक बिंदुओं पर प्रभाव रखते हैं। और इससे आर्थिक शक्ति की पारंपरिक परिभाषा का विस्तार हुआ, और जिसमें तकनीकी क्षमता और डिजिटल नियंत्रण केंद्रीय तत्व बनते जा रहे हैं। और इस आर्थिक संरचना ने तकनीकी कंपनियों की भूमिका को भी असाधारण रूप से विस्तारित किया है। एआई के विकास ने बड़ी तकनीकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भूमिका प्रदान की है। उनके मंच, क्लाउड नेटवर्क और उन्नत एआई मॉडल करोड़ों उपयोगकर्ताओं, वित्तीय लेनदेन और सूचना प्रवाह को संचालित करते हैं। इस कारण उनकी नीतियां और तकनीकी निर्णय अनेक देशों की अर्थव्यवस्था, मीडिया संरचना और यहाँ तक कि सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। मगर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये कंपनियां पूर्णतः स्वायत्त इकाइयां नहीं हैं। वे राष्ट्रीय कानूनों, डेटा संरक्षण नियमों और प्रतिस्पर्धा आयोगों और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से बाधा बंधी रहती हैं। क्या होती हैं? बंधी रहती हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकनीकी प्रतिस्पर्धा इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्नत एआई चिप और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रण यह दर्शाते हैं कि अंतिम नियामक शक्ति अभी भी राष्ट्र राज्य के पास है। और इसी प्रकार यूरोप में डिजिटल बाजार कानून और डेटा संरक्षण विनियमन तकनीकी कंपनियों के संचालन पर प्रभाव डालते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि निगमित शक्ति और राज्य शक्ति के बीच सीधा प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एक जटिल अंतर संबंध विकसित हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि निगमित और राज्य के बीच शक्ति संतुलन का नया समीकरण बन रहा है।
तकनीकी नवाचार और पूंजी निगमित संरचनाओं में केंद्रित हैं, और जबकि वैधानिक अधिकार और सामरिक नीति निर्माण राष्ट्र या फिर राज्य के हाथ में है। भविष्य की कृत्रिम मेधा इसी अंतःक्रिया से आकार ले सकती है, और जहां तकनीकी क्षमता और राजनीतिक संप्रभुता एक दूसरे को प्रभावित करती रहेगी। एआई का सैन्य और रणनीतिक आयाम इस विमर्श को और गंभीर बनाता है। अनेक देश स्वायत्त या फिर अर्ध स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर शोध कर रहे हैं, और जिनमें लक्ष्य पहचानने, निगरानी और निर्णय में सहायता के लिए मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। रक्षा विश्लेषक और खुफिया जांच में एआई आधारित डेटा प्रोसेसिंग से विशाल सूचना का त्वरित आकलन संभव हुआ है, और इससे युद्ध क्षेत्र की समझ और प्रतिक्रिया समय दोनों प्रभावित होते हैं। जटिल साइबर हमलों की पहचान, नेटवर्क असमानताओं का विश्लेषण और स्वचालित रक्षा तंत्र अब एल्गोरिदम प्रणालियों पर आधारित है। दूसरी ओर आक्रामक साइबर क्षमताओं में भी स्वचालित उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है, और जिससे डिजिटल अवसंरचना रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गई है। और इसके साथ ही निगरानी प्रणालियों और डेटा विश्लेषण के माध्यम से राज्य अपनी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक गतिविधियों पर अधिक व्यापक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। चेहरा पहचान तकनीक, व्यवहार विश्लेषण और संचार निगरानी जैसी व्यवहार सार्वजनिक नीति और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रश्न उठाती है, और इस प्रकार कृत्रिम मेधा केवल आर्थिक शक्ति का साधन नहीं बल्कि सैन्य और सामरिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत की स्थिति स्पष्ट है। पिछले एक दशक में देश ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है। आधार, यूपीआई, डिजिटल पहचान तंत्र ने सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता में संरचनात्मक बदलाव किया है। यह ढांचा एआई अनुप्रयोगों के लिए एक आधार प्रदान करता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन देन और डेटा प्रवाह नवाचार की संभावनाएं खोलते हैं, और इसके साथ ही डेटा संप्रभुता का प्रश्न गंभीर होता जा रहा है। और यदि भारतीय नागरिकों और संसाधनों से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण और मूल्य सृजन किसी विदेशी मंच पर केंद्रित रहता है, तो आर्थिक लाभ और रणनीतिक नियंत्रण दोनों सीमित हो सकते हैं। और इसलिए यह बहस केवल गोपनीयता की नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक हित से भी जुड़ी हुई है। समकालीन विश्व व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति की परिभाषा विस्तार ले रही है। पारंपरिक रूप से सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को शक्ति का प्रमुख आधार माना जाता रहा है, मगर अब डेटा, एल्गोरिदम और उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना भी उसी श्रेणी में शामिल हो चुकी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने चुनौती यह है कि भी एआई को केवल बाजार शक्ति या फिर सीमित निगमित हित का साधन बनने से कैसे रोकें। पारदर्शिता, नियमन, प्रतिस्पर्धा नीति और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से एआई को व्यापक सामाजिक हित में रूपांतरित किया जा सकता है। यदि ऐसा संतुलन स्थापित होता है तो तकनीकी प्रगति लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर सकती है, और अन्यथा शक्ति का केंद्रीकरण नई असमानताओं को जन्म दे सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये मौन की नदी, ये समय की बूढ़ी हथेली से फिसलता हुआ सत्य आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां विजय गाथा के कथानक योग बोध के छल में कैद हो चुके हैं। रसातल में दबे हुए यथार्थ और रश्मियों के स्वप्निल गीतों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा है, जो मौन की ठंडी नदी की तरह समाज की रग रग में बह रहा है। जब आप देखते हैं कि वर्णनाएं शिशिर की तरह इतिहास को थाम लेती हैं, तब केवल प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की चेतना भी जम जाती है। थरथराती हुई टहनियां पर लदी हिम की सुगंध दरअसल उस ठिठुरते हुए जनमानस की तरह है जिसका इतिहास बर्फ के नीचे सहमकर और दबकर चेतना से शून्य हुआ जाता है, और शोर को गीत में बदलने की छटपटाहट और उस मस्त से भरे दम घुटते दिनों के बीच लौ का नवनीत खोजना ही वह संघर्ष है जो मानवीय संबंधों को फिर से परिभाषित करता है। संबंधों की ऊष्मा जब नेह भीगी रागनी में तब्दील होती है, तभी समाज का कसैलापन स्निग्धता से आच्छादित प्रीत में बदल जा पाता है। मगर आज के परिवेश में मानवीय संबंधों की स्थिति उस पंख टूटी सांझ की तरह हो चली है जो वन में भटककर खो गई है। समय की हद कड़ी पहने हुए लोग जब निर्वासन पर निकलते हैं तो परिचय की चूड़ियां पहले की ही टूटकर बिखर जाती हैं। स्मृतियों की परत पर जमी हुई दूरियां जब तक सांसों में उभरती हैं, तब तक संवाद के बेहद अनजान नभ उड़ जाते हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय का प्रश्न तब और गहरा हो जाता है जब कथा जन अभिषेक की हर बार अधूरी रह जाती है। संकल्प की छिदती हुई त्वचा और
गरल दंतों के प्रहार से सत्ता और व्यवस्था के नागपाशों में केवल कल्पनाएं ही नहीं बल्कि मनुष्य का आत्मसम्मान भी जकड़कर चेतनाहीन हुआ। सिसकते हुए सीवानों पर गांव का जो दर्द पसरा है वही इसी सामाजिक विषमता की उपज है, जहां रश्मियों के गीत स्वप्निल राग की ढेरी बनकर रह गए हैं। क्षितिज पर दो रश्मि की ऋचाएं टाकने की कोशिश से उन धुंधली दिशाओं में रास्ता खोज रही हैं, जहां काजल नहीं बोहरा और अंधेरों की दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। देहरी का पत्थरा जाना और रोशनी की बाट जोहते जोहते आंखों का कोहरा जाना उस लंबी प्रतीक्षा का प्रमाण है जो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए की जा रही है। सलीबों पर टंगे फूलों और भीड़ के पहियों तले कुचलते हुए पंखों का कोहरा स्पष्ट करता है कि व्यवस्था की चक्की में कोमल न्याय की मानवीय संवेदनाएं पिस कर रह गई हैं। पांव और पंख के बावजूद मंजिल का ना दिखना उस संवेदनहीन शून्यता को दर्शाता है, जहाँ आधुनिक मनुष्य अपने ही बनाए तंत्र में लगभग पराया हो गया है। यहाँ योग यति का सो जाना और नैकी नदी को भूल जाना उस नैतिक पतन का परनाला है जो हमारे समाज के लिए आत्मघाती बनती जा रही है। और ऐसे में मानवीय संबंधों के सृजन की प्यास ही वह एकमात्र तत्व है जो इस बिखराव को जोड़ सकती है। जो गीत कल मेज पर अदृश्य लिखा छोड़ दिया गया था, उसमें नया छंद जोड़ना दरअसल टूटे हुए मानवीय संबंधों को फिर से युवा करने की प्रक्रिया है। अगर इसी को पहचान लिया जाए और इसी को थोड़ा बचा लिया जाए तो उम्मीद की रोशनी एक बार फिर जिंदगी का जरिया बन सकती है। चांदनी की गंध से आकाश को भरने का स्वप्न तब तक पूरा नहीं हो सकता जब न्याय के सहारे खड़ा होकर मौन वाचाल हो जाए। कुमुदिनी सा खिला हुआ देह का छवि ताल और चुप्पियों के पास सजे संबोधन ही वे सेतु हैं जो व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं। जब शब्द खो जाते हैं और अनसुनी अनकही कहानी शेष रह जाती है, तब कल्पना सी रात रानी की तरह स्मृतियां ही हमारे पास आकर सटती हैं। और सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा जब धधकते विद्रोह के स्वर बर्फ के नीचे से निकलकर मुखर हो और सरिता की तरंगों पर रागनी का कुमकुम फिर से रचा जाएगा। और विकास की अंधी दौड़ में जो पांव थक चुके हैं और जो पंख नागपाशों में जकड़े हुए हैं, वहां भूखे को न्याय की निवाले चाहिए। आधुनिकता के नाम पर जो संबंध कल मेज पर अध लिखे छोड़ दिए गए थे, आज भी अपनी पहचान के लिए छटपटा रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन संबंधों से दूरी या फिर उनका अभाव हमें अक्सर परेशान करता है, हम उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन की नई परिभाषाएं हमें अपने खोखले दायरे पर ही गर्व करना सिखा चुकी होती हैं। ज्योति पंख गीत जब तक मौन रहेंगे तब तक दिशाएं धूमिल ही रहेंगी। मानवीय संवेदनाओं का घायल पोर आज यह सवाल पूछता है कि क्या सृजना की यह थराहट केवल दर्द तक सीमित रहेगी या फिर यह किसी नए बसंत की आहट बनेगी। मौन की ठंडी नदी और धूप से दहके हुए दिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर जहां पंख टूटी सांझ वन में भटक कर खो जाते हैं, दूसरी ओर क्रांतिवाही स्वर बर्फ के नीचे दबकर भी अपनी गर्मी नहीं खोते हैं। यह पूरा परिवेश उस सृजनात्मक संघर्ष का है जहां स्मृतियों के गलियारे में पारे की तरह फिसलता सत्य अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ऐसे में संकल्प ही जीवन की सार्थकता है। किस प्रकार भीतरी स्निग्धता से बाहरी कोलाहल को शांत किया जाए और किस प्रकार अधूरी कथाओं को संकल्प की पूर्णता तक पहुंचाया जाए। बाकी ये छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, उन्हें देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विकल्प की राह है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में एक और इजराइल अमेरिका की तरफ से हमले में ईरान के तेल उत्पादन केंद्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर ईरान के जवाब की जद में भी कतर, बहरीन, सऊदी अरब जैसे खाड़ी के कई तेल उत्पादक देश भी आ रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मुज समुद्री मार्ग को जिस तरह बाधित कर दिया, उसका मुख्य असर तेल की आपूर्ति पर पड़ना शुरू हो चुका है। हमलों की तीव्रता अगर बनी रही तो केवल भारत नहीं, समूचे एशिया में तेल और गैस की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। एशिया के कई विकासशील देश शायद इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे और नतीजतन उन्हें अपने यहाँ तेल और गैस की मांग को घटाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में भारत के सामने भी अपने तेल और गैस की जरूरत भर आपूर्ति को बनाए रखने की बहुस्तरीय चुनौती खड़ी है। तेल खरीद के मोर्चे पर भारत जिन नई परिस्थितियों से दो चार है, उनमें अब स्वाभाविक ही नए विकल्प तैयार करना वक्त का तकाजा है।
और देखिए ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है, तेहरान इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की है, इराक है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। और ये आप देखेंगे इजराइल आपको देखने को मिल रहा है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। हॉर्मुज जलडमरू की बात हो रही है ना, यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये है आप देखेंगे हॉर्मुज, इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। तो दरअसल व्यापार समझौते में अमेरिका ने जिस तरह भारत के सामने रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त लगाई, उससे स्थितियां ज्यादा जटिल हुई हैं। मगर युद्ध की वजह से पैदा हुई नई परिस्थिति में संदर्भ में फैसला लेने के भारत स्वाभाविक ही अपनी जरूरतों के मुताबिक कदम बढ़ा रहा है। शायद यही वजह है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता रोके जाने के बाद पैदा होने वाली स्थिति के मद्देनजर भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस या अन्य विकल्प की ओर देखने को लेकर अमेरिका ने नरम रुख अख्तियार किया है। गौरतलब है कि भारत में एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस का 50% खाड़ी देशों से आता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, खाद बनाने में किया जाता है। इसी वजह से एलपीजी का 60% इन्हीं देशों से आता है। मगर जब से ईरान ने हॉर्मुज समुद्री मार्ग को बाधित किया है, तब से तेल और गैस की सहज आपूर्ति पर इसका व्यापक असर पड़ा है। हमले के कई दिनों बाद भी दोनों पक्षों की ओर से युद्ध विराम के लिए किसी तरह की पहल करने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल और गैस का संकट खड़ा हो सकता है। और हालांकि भारत के पास अगले करीब 2 महीने के लिए अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार है, लेकिन अभी जिस तरह युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका दिख रही है और उसके मद्देनजर पूर्व तैयारी की जरूरत है। और इसी वजह से भारत ने अब अपनी ऊर्जा खरीद की रणनीति में काफी बदलाव किया है, ताकि किसी एक रास्ते के बाधित होने पर आपातकालीन आपूर्ति भी बाधित होने की स्थिति न पैदा हो। फिलहाल भारत ने जहां रूस से तेल खरीदने का रास्ता खुला रखा, वहीं अब इसके सामने पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया और कई अन्य देशों से आपूर्ति को सहज बनाए रखने का विकल्प भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई अन्य देशों ने भी गैस आपूर्ति की पेशकश की है और मौजूदा संकट को देखते हुए भारत अपनी ऊर्जा साझेदारी के दायरे में विस्तार कर रहा है। जाहिर है कि मुश्किल वक्त में भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए रास्ते तैयार किए हैं। उम्मीद है कि युद्ध की वजह से उपजे संकट की मार आम लोगों पर नहीं पड़ेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। बदलाव की बात, नेपाल में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। नई पीढ़ी के अगवा बने बालन शाह कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कई दिग्गजों और पुरानी पार्टियों को भारी शिकस्त दी है। अगर सब कुछ उम्मीद के अनुसार हुआ और बालन शाह को ही नेता चुना गया, तो नेपाल के संसदीय इतिहास में वे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे और अब तक वहां जितने भी प्रधानमंत्री बने वे कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। माना जा रहा है कि 2/3 सीटों पर जीत के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी आरएसपी का नेतृत्व में बनने वाली सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। देश में पिछले दिनों हुए चुनाव में नागरिकों और विशेषकर युवा वर्ग ने इस पार्टी पर जिस तरह भरोसा किया, उसके मद्देनजर नेपाल में भावी सरकार के सामने जन आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। वही नई सरकार को घरेलू समस्याओं से निपटने के साथ देश के आर्थिक विकास में आए ठहराव को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसे पड़ोसी देशों में खासकर भारत से संबंध बेहतर बनाने के भी प्रयास करने होंगे। पुरानी सरकार के कामकाज के जिस तरीके के खिलाफ वहां युवा वर्ग के भीतर व्यापक आक्रोश पैदा हुआ, उसे बदलना सबसे बड़ी चुनौती में से एक होगा। नेपाल के लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालन शाह के भीतर देश की राजनीति और नीतियों को बदल सकने की क्षमता है। दरअसल शाह को महापौर के अपने कार्यकाल में जमीनी स्तर पर सुधार के कई उप कार्यों के लिए जाना जाता है। चुनावी नतीजों के बाद अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के साथ व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव करेंगे। नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रोजगार सृजन की भी होगी। नेपाल में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में वहां के युवा वर्षों से काम करने के लिए पलायन करते रहे। बहरहाल नेपाल में 6 महीने पहले व्यवस्था में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नई पीढ़ी के व्यापक आंदोलन से उभरे बालन शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, देश को किस तरह की वैकल्पिक राजनीति देंगे, यह देखने वाली बात होगी। और ये आप देखें, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? नेपाल से। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।